आज का जो ये सेशन है इसे शुरू करूँगी एक बहुत ही छोटे कोट के साथ में। जो जितना सुनने में मतलब जो है उसका बहुत बड़ा है और वो कोट है योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। अगर इसे हिंदी में बोलूँ तो आपका शरीर एक मंदिर है। सुनने में बहुत छोटा है लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो जिस तरीके से हम अपने मंदिरों की या हम अपने घर के मंदिर की या जो हमारे पूजा स्थल है, चाहे वो किसी भी तरीके का पूजा स्थल हो, हम उसे जितना साफ सुथरा और स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं, क्या वही हम अपने शरीर के साथ में करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो उसे मंदिर माने, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप उसे स्वच्छ रखते हैं, समय समय पे उसे डिटॉक्स करते रहते हैं, तो शायद हमारा शरीर हमारा उतना ही साथ देगा जितना कि उसे देना चाहिए, और शायद उससे कहीं ज़्यादा वो हमें वापस से रिटर्न में देगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग एक कचरे के डब्बे को लें और उसके अंदर कचरा डालते जाएं, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा? पूरी जगह पे भयानक तरीके से बदबू फैल जाएगी और वो कचरे का जो डब्बा है वो लीक होने लग जाएगा। वही हमारे शरीर के साथ में हम करते हैं। हम उसे पता नहीं कितनी चीज़ों के साथ में डंप करते रहते हैं। कभी फास्ट फूड, कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल लेवल पे भी हम उसे किसी ना किसी चीज़ों से डंप करते रहते हैं। और सोचिए कि हमारा शरीर कितनी चीज़ें फिजिकल और मेंटल लेवल पे अपने अंदर रोज़ लेता है, लेकिन हम उसे वापस से बाहर नहीं निकालते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से हम अपने मंदिरों की सफाई करते हैं, हम मंदिरों को फिज़िकल और मेंटल लेवल दोनों पे क्लीन रखते हैं, क्या हम अपने बॉडी का उसी तरीके से ध्यान नहीं रख सकते? रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर को स्वच्छ रखना, साफ रखना बहुत क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितनी हमारी अच्छी इम्यूनिटी होगी, जितना हम अपने शरीर का ध्यान देंगे, उतना ही हमें वापस से अपने शरीर से रिस्पॉन्स मिलेगा जितनी भी बाहर की बीमारियां हैं उनसे लड़ने का। नमस्कार, मेरा नाम है नीति मनियार। मैं इंडो थाई न्यूज़ और मंत्रेना स्टूडियो जोधपुर की तरफ से आप सभी का इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आगे बढ़ूँ उसके पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं एंड विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर्स। दिवाली पे आप लोगों से मिल नहीं पाई थी, तो ये दिवाली स्पेशल एपिसोड जो है वो मैं लेके आई हूँ। और आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे डेंगू, जो आम भाषा में जिसे हम बोलते हैं डेंगू। तो आज हम कुछ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दिवाली के पहले मुझे भी हो गया था और घर में काफ़ी जनों को हो गया था, बट बाय गॉड्स ग्रेस इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि जो जिस लेवल पे रिकवरी हुई वो बहुत ही अच्छी हुई। और जिन लोगों की इम्यूनिटी नहीं थी, जो आयुर्वेद और योग का महत्व नहीं जानते, उनके लिए ये सफ़र कैसा था मैंने देखा है, मुझे पता है। तो आज बात करेंगे डेंगू या डेंगू के बारे में और जानेंगे कि क्यों होता है। ये तो सभी को पता है, मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में और बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या तरीक़ों से हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई प्री प्रिकॉशंस हम नहीं रख सकते जिससे ये ना फैले। कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं और अपने बॉडी की इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ताकि अगर हमें ये फीवर हो भी जाए तो हम इससे कैसे इजीली निपट सकते हैं। तो आज सब कुछ जो भी बात करेंगे वो इस डेंगू फीवर के बारे में ही करेंगे। तो मैं डेंगू कर रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ इसे डेंगू ही समझें, क्योंकि डेंगू और डेंगू एक ही चीज़ है। तो इसलिए इसी के बारे में चलिए आज और विस्तार से बात करते हैं। तो ये जो डेंगू फीवर है वो एक संचारी तरीके का रोग है, यानी कि इट ट्रांसफर्स, यानी कि एक मच्छर के काटने पे अगर एक मच्छर किसी इन्फेक्टेड इंसान का खून चूसता है
और वो मच्छर जाके किसी और को काटता है तो वो जो खून है, जो वायरस है, वो किसी और के अंदर काटने से उसको ट्रांसमिट कर देता है। यानी कि ये फैलने वाला रोग है। और जब डेंगू फीवर होता है तो बहुत तेज़ बुखार, बहुत शरीर में दर्द, या फिर हमारे सर में भारीपन, शरीर पे रैशेस, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आम तौर से हमें डेंगू फीवर के जो मरीज़ हैं उनमें देखने को मिलती है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ के अंदर डेंगू फीवर मिलता है। और ऑलमोस्ट 1996 में ये एक बहुत बड़ी महामारी की तरह दिल्ली और उत्तरी भारत के अंदर फैल गया था। और उसके बाद से कंटिन्यूसली हर साल करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल पूरे विश्व में इस जो बीमारी से है वो पीड़ित हैं। तो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि एक मच्छर के कारण कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सोचिए कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमें कितनी अच्छी रखनी पड़ेगी अगर हमें इस तरीके से किसी भी वायरस से अपनी बॉडी को बचाना है। तो उसके बारे में बात ज़रूर करूँगी आगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो बात कर रही हूँ उसके बारे में और बताती हूँ कि इसको हम हड्डी तोड़ बुखार या बोन ब्रेकिंग फीवर भी बोला जाता है इसे, क्योंकि जब हमें ये फीवर होता है तो हमारी हड्डियों में, हमारे जॉइंट्स में काफ़ी सारा पेन होने लग जाता है। एंड इट इज़ लाइक बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस टाइम पे। वो जो मसल पेन होता है या जो वो जॉइंट पेन्स होता है वो कई बार बहुत लेवल तक बढ़ जाता है डेंगू के कारण। ये जो डेंगू वायरस होता है वो यूजुअली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में क्लासिफाई किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो इसका मच्छर होता है वो होता है एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से अगर एडीज मच्छर किसी इन्फेक्टेड इंसान का खून लेके दूसरे इंसान को काटता है जाके, तो ये इस तरीके से फैलता है। और एडीज मच्छर जो होते हैं वो दिन में भी काटते हैं। मतलब सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि वो सिर्फ रात में अटैक नहीं, मतलब वो पूरे दिन में कभी भी काट सकते हैं। तो काटने के कारण ही ये जो वायरस है वो हमारे शरीर में तेज़ी से फैलने लगता है। और इसका जो सीज़न होता है वो यूजुअली होता है बरसात से लेके नवंबर दिसंबर तक, लास्ट सर्दियाँ नहीं आती है तब तक। और यूजुअली ये गंदे पानी या जहाँ हाइजीन नहीं है वहाँ पे, जहाँ जहाँ पे ऐसी कोई भी जगह जो गंदी है या जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इन कारण से जहाँ पे मच्छर ज़्यादा पनपते हैं वहाँ पे ये बीमारियाँ जो है वो ज़्यादा फैलती हैं। और अगर मैं डेंगू फीवर को क्लासिफाई करूँ तो इसे हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है साधारण डेंगू फीवर, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल डेंगू। दूसरा होता है DHF यानी कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और तीसरा होता है DSS जो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब तीनों के अंदर बहुत डिफरेंस है और क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है इसे, क्योंकि तीनों का जो लेवल है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। एंड एज यूजुअल अगर क्लासिकल है तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन जो दूसरे टाइप के दोनों फीवर्स हैं उसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम देखें तो आमतौर पे 100 लोगों में से सिर्फ 5 से 6 लोग होते हैं जो डेंगू फीवर के कारण जिनकी मौत होती है, लेकिन फिर भी इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और टाइम पे प्रिकॉशनरी मेथड्स अगर आपको पता है कि उसके क्या सिम्टम्स हैं और किस तरीके से वो फैलता है, तो शायद हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हम उसको कंट्रोल में लेके आ सकें। तो उसके लिए सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं हाँ हम, जो सबसे पहला टाइप है वो है क्लासिकल डेंगू फीवर, यानी कि उसके अंदर आपको बहुत तेज़ बुखार आता है। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको DHF और DSS में भी मिलेंगे,
ये सेल्फ रिकवरी मोड होता है, जिसमें रेगुलर ट्रीटमेंट से इंसान एकदम इजीली रिकवर कर सकता है। उसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा, जिनकी इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है वो इजीली रिकवर कर लेते हैं। तो इसके अंदर तेज़ बुखार, सिर में दर्द, मसल या जॉइंट पेन जो होता है वो होता है। आँखों के पीछे के हिस्से में, यानी कि जो आँखों के पीछे का हिस्सा है वहाँ पे हमें दर्द महसूस होता है। कमज़ोरी, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है बॉडी में। हमारे जो भूख है हमें कम लगने लगती है, यानी कि वी गो लो ऑन एपेटाइट एंड देन देयर इज अ चेंज इन टेस्ट। टेस्ट, मुंह में एक कड़वापन सा रहने लगता है, गले में दर्द रहता है, या शरीर पे कहीं पे भी रैशेस हो जाते हैं। तो ये आमतौर से आम सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के, कि हमें क्लासिकल डेंगू फीवर हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सेल्फ रिकवरी वाला फीवर है जो आमतौर पे 7 या 8 दिन में ठीक हो जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज डेंगू हेमोरेज फीवर, जिसमें ये सारे सिम्टम्स तो होते ही हैं जो क्लासिकल डेंगू के होते हैं, लेकिन इसके साथ में नाक से खून आना या मसूड़ों से खून आना, या जब जिनको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है उल्टी के साथ में खून निकलना, या टॉयलेट में खून निकलना। तो किसी भी तरीके का अगर बॉडी से खून निकल रहा है तो वो डेंजरस हो सकता है। एंड उसका एक रीज़न है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। तो उसके कारण भी ये जो सेकंड टाइप का फीवर है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगेन जो इसके भी सिम्टम्स होते हैं वो क्लासिकल के साथ साथ में बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, या तेज़ बुखार में भी एकदम ठंडा शरीर पड़ जाना, या जो पेशेंट है वो अपने पूरे सेंसेस लूज करने लग जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, और पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो डीएस आई मीन डेंगू हेमरेज फीवर और डीएसएस यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम के हैं। और इनसे जो मोर्टेलिटी रेट है, अगर जो डीएचएफ और डीएसएस है, इन दोनों केसेस के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब भी ऐसा कुछ हो, अगर आपको लगे कि आपको डेंगू हो सकता है, ऐसा कोई सिम्टम है, तो प्लीज़ किसी भी पेशेंट को डिस्प्रिन और एस्पिरिन ना दें। इलाज जहाँ तक हो सके खुद डॉक्टर ना बने, उन्हें प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाएं, ताकि डॉक्टर टाइम से ट्रीटमेंट शुरू कर सके। और इस डेंगू के केस के अंदर हाइड्रोथेरेपी या वाटर थेरेपी, जो पानी की पट्टियाँ हम करते हैं वो बहुत काम आती है, और एकदम ठंडे पानी की पट्टियाँ बुखार उतारने में। लेकिन इसके साथ साथ हम नेचुरली घर पे क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़े, और ये जो बुखार है हमें बहुत तरीके से इफेक्ट ना करे। क्योंकि क्या होता है कि बुखार तो होने के बाद में ठीक है, एक वो फेज है रिकवरी का, 8 to 10 डेज या 8 to 15 डेज लगते हैं रिकवरी के अंदर, बट उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी नहीं है तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं अपने शरीर की इम्यूनिटी कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों से। अगर आपको कभी डेंगू फीवर होता है तो अपने मुंह में एक इलायची पूरे दिन में ज़रूर रखें, 1 या 2 इलायची, उसका रस धीरे धीरे अंदर लेते रहें, इससे आपके ब्लड के प्लेटलेट्स बढ़ते रहेंगे। तो एक तरीका ये है। दूसरा, गिलोय और तुलसी का रस हम पीते रहें। मतलब पूरे दिन में 20 ग्राम से ज़्यादा हमें उसकी मात्रा नहीं लेनी है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब कर लें और उसे रेगुलर लेवल पे गिलोय तुलसी का जूस पिएं। उसके साथ में आप पपीते के पत्तों का रस ले सकते हैं। पपीता बहुत खाइए। अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट जो है वो लूज़ करती है। क्योंकि जब बुखार उतरता है तो हमारी बॉडी से बहुत सारा स्वेट निकलता है, और उस स्वेट के साथ में अच्छे जो चीज़ें होती हैं वो भी निकल जाती है। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, हाइड्रेट इन द सेंस जैसे टाइम टाइम पे आप पानी पीते रहिए,
नारियल पानी पीजिए, जूसेस लीजिए, विटामिन सी से भरपूर चीज़ें जैसे कि नींबू पानी हो गया या मौसमी का जूस हो गया या संतरे का जूस हो गया। ऐसी चीज़ें आप जितनी लेंगे उतना ही आप बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर बीमारी से रिकवर करेंगे। एंड ट्रस्ट में, इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी नहीं है, अगर आपका इम्यून सिस्टम इस पर्टिकुलर बीमारी को जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो 5 to 7 डेज तो सिर्फ रिकवरी पीरियड है। मतलब ये सिर्फ आपका बुखार कम होगा, उसके बाद के जो इफेक्ट वो बहुत बुरे होते हैं और उनसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। तो एज सच, क्योंकि अभी तक इस पर्टिकुलर बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं निकली है, तो जब तक वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन भी आप कितनी लगवाएंगे, इसलिए बेटर है कि आप अपने शरीर का इंटरनल इम्यून सिस्टम, अनुलोम विलोम ज़रूर करें रोज़, भ्रामरी रोज़ करें, योगिक प्रैक्टिसेस करें, वॉक के लिए जाएं, ऐसी कुछ चीज़ें करें जिससे आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़े। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो ट्रस्ट मी, ये बीमारी जितनी सुनने में ईजी लगती है, मैंने तो इसे झेला है और मेरी रिकवरी मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि बहुत फास्ट नेचुरल वे से करी थी मैंने। एंड प्लस इम्यूनिटी दवाइयाँ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली, तो उसके कारण बहुत जल्दी रिकवरी हो गई मेरी। लेकिन जो दूसरे केसेस मैंने देखे हैं, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन केसेस वेयर दे हैव टू एयरलिफ्ट the patient and take them to bigger cities for good treatment, क्योंकि हर जगह इसका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इस बीमारी को हल्के में ना लें, अपने शरीर को हल्के में ना लें, प्रॉपर मेजर्स लें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। जहाँ पे भी कहीं पे भी जो मच्छरों का स्रोत बन सकता है, गंदगी, कचरा, पानी, इकट्ठा हुआ पानी, इनको जितना दूर हो सके रखें। खुद को प्रोटेक्टेड रखें। मच्छर मारने वाली जो दवाई हैं वो दिन में भी काम में लें। कोशिश करें कि जाली से ढक के सोएं या घर में ऐसी जालें लगवाएं जिससे मच्छर अंदर ना आ सके। ये सारी चीज़ें अगर आप टाइमली करेंगे और उसके साथ में आप अपने शरीर को रेगुलर डिटॉक्स करते रहेंगे, प्लस गिलोय सत्व जैसी चीज़ें लेते रहेंगे, तो डेफिनेटली जो रिकवरी है वो बहुत बहुत जल्दी होगी। होप कि इस एपिसोड में मैंने आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताई हैं जिससे आप इस बीमारी से बहुत आराम से और बहुत हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हिचकिचाए नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। नमस्कार, थैंक यू सो मच।